हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीबीए एलएलबी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1। क्या है, मेरे कुछ स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर प्लीज़ बीबीए के लिए भी आप वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कल के आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ जाएं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना आपसे। और आपको इस सारे सेमेस्टर के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएवीपी के लिए ये चैनल हमारा स्पेशली डेडिकेटेड है और सारे पेपर्स की तैयारी की जाएगी, चाहे वो आपके मैनेजमेंट के टॉपिक्स हों, चाहे वो लॉ के टॉपिक्स हों। और अगर आपको लॉ के टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए हम एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना सकते हैं। जैसा भी आपकी नीड आप बताइएगा। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका 3 आवर्स का रहने वाला है, मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। अभी जो पेपर पैटर्न है हम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको 10 में से। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है बेटा। आपको ये ध्यान रखना है जो आंसर लिख रहे हो, अगर आप उसमें सपोर्टिंग केस लॉ लिख सकते हो या आर्टिकल लिख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिकल्स बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, जो एक्ट पढ़ते हो आप, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्रिटिकली एनालिसिस दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स दैट मेक अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल इन नेचर। बेटा, अब आपको इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वासी फेडरल नेचर के बारे में लिखना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि 16 मार्क का जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक आंसर में 4 to 5 पेजेस तो मिनिमम लिखना है। अब 4 to 5 पेजेस आप लिखोगे कैसे? ध्यान रखना कि अगर आप इसको बुलेट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखते हो, जैसे 3 लाइन 4 लाइन का पॉइंट बना के लिख दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप उसमें कोई स्पेशल केस लॉ मेंशन कर पा रहे हो या किसी फेमस ऑर्थर या फिर हमारे जो फेमस पर्सन्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेशन वगैरह डाल पा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन हिंदी में है बेटा। भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक है परंतु आत्मा में एकात्मक है। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है बेटा, और आपको विशेषता बताना है संविधान को प्रकृति में अर्धसंघात्मक बनाती है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड द लीगल स्टेटस ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा, प्रियम्बल से क्वेश्चंस आना ही आना है। कैन द प्रियम्बल बी यूज इन टू इंटरप्रिटेट द एम्बिगियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लैंडमार्क जजमेंट। बेटा, प्रियम्बल के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरी चीज, इसमें 2 केस लॉ भी, एक तो केशवानंदन भारती वाला जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया प्रियम्बल को, और रे बेरुबारी का केस था जिसमें उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना है। तो ये आप 2 केस लॉ मेंशन कर सकते हो उसके इतिहास के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डू प्राइवेट बॉडीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन fall under the admit of article 12? discuss with the help of relevant judicial pronouncement। बेटा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, आप अभी आईसीसी का एक केस हुआ था इसके अंदर, वो आप लिख सकते हो, है ना, वो जी टेलीफिल्म्स का था, वो आप एक बार देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के बारे में समझाना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो आप तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13 इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स? क्रिटिकल एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विथ अप्रोप्रिएट केस लॉ। बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स समझते हो ना आप? जैसे ही यहाँ पर आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स से जो भी नए लॉ बनाती है पार्लियामेंट, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मतलब किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं रहे, वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट करेंगे। वो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी,
बेटा सेवरेटिव तक छन्नी के टाइप मान लो आप, जो भी लॉ बनेगा बेटा वो इसके अंदर आएगा, जो भी उसके प्रोविजंस रहेंगे। अब ये छलनी क्या करेगी बेटा, ये फंडामेंटल राइट्स के जो जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग सही रहेंगे उनको ये पास कर देगी, और जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट रहेंगे उसको रोक देगी। सेवरेबिलिटी माने कि वही प्रोविजंस आप बना सकते हो, वही लॉ बना सकते हो जो इंसान के फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करे, उसको रोक के रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 14 फॉरबिड द क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। Explain the traditional test of reasonable classification and discuss how the new doctrine of arbitrariness has expanded the scope of the right to equality। बेटा आपको फंडामेंटल राइट्स से 100% क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 13, 12, 14 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको आर्टिकल 14 को अच्छे से पढ़ लेना है, और इसको नए डॉक्ट्रिन मनमानेपन के नए सिद्धांत इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 6 है इवेल्युएट द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में आपको 6 टाइप की फ्रीडम देके रखी है बेटा, उन्हीं फ्रीडम को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट ग्राउंड कैन द स्टेट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ 19 सब क्लॉज बी। लैंडमार्क केस भी लिखना है आपको। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डिजिटल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है। अनुच्छेद 9(1) ए के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे का मूल्यांकन करना है आपको। ये पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिया है कि कहीं हिंदी मीडियम के बच्चों का लॉस ना हो। क्वेश्चन 7 हमारे सामने बेटा, क्वेश्चन 7 आप अच्छे से देख लो एक बार। द हॉरिजन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन सिग्निफिकेंटली एक्सपांडेड थ्रू द जुडिशियल एक्टिविटीज। आपको एनालिसिस करना है स्टेटमेंट को, एंड कम से कम 4 इम्प्लाइड राइट जो आर्टिकल 20 के अंदर है आफ्टर मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस बेटा आइडियल केस है। देखो जो केस लॉ आपको नहीं पता है बेटा और एग्जैक्ट आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनकी समरी लिख सकते हो, या इसके जो मेन की फीचर्स हुए इस केस में उसको पॉइंट करके आप मेंशन कर दोगे, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हिंदी में अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार के क्षितिज का व्यापक विस्तार हुआ है। मेनका गांधी के मामले में अनुच्छेद 21 के तहत कम से कम 4 अधिकारों पर प्रकाश डालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 बेटा, इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आर्टिकल 32 हमारे लिए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिट्स। बेटा रिट्स क्या होती है? रिट्स मतलब जब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 आपको अलाउ करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप उसकी 5 टाइप की रिट्स होती हैं, जिसके तहत आप आर्टिकल 32 का सहारा लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हो, और आर्टिकल 2 to 6 के अंडर आप हाई कोर्ट के पास अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें 5 रिट्स होती है। पहला है हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शोरी, प्रोहिबिशो, और एक और रिट है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी रिट है जो हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसमें कुछ रिटों का वर्णन किया गया है बेटा, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, लेख। इनके बारे में आपको समझाना है 3। मैं तो बोलूंगा 5 रिट्स पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि वो 5 रिट्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। वो रिट्स आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पावर, डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड रिफर द जुडिशियल ट्रेंड। बेटा गवर्नर ऑफ स्टेट की जो फंक्शंस है वो लिखना है आपको, डिस्क्रिशनरी भी, पावर भी, पोजीशन भी। बेटा गवर्नर और प्रेसिडेंट के लगभग फंक्शन सेम रहते हैं, बस कुछ अलग होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह और पूरे कंट्री में लगाने के पावर है। बाकी जैसे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट, वैसे गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3 में इशू करते हैं तो गवर्नर 2, 1, 3 में करते हैं। ऐसे अगर आप मैच करोगे तो बहुत सारी पावर सेम आ जाएंगी आपकी। क्वेश्चन 10 है आपके सामने, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है 51A में। बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी आपको 11 है, वो ध्यान रखना। और 11th वाली कब ऐड हुई है, किस अमेंडमेंट से ऐड हुई है, वो भी ध्यान रखना है आपको। एडवाइजरी और ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखना है आर्टिकल 143 को पढ़ के। फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दोनों के बारे में पढ़ना है।
कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। बेटा फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फंडामेंटल राइट्स एक बार आप शॉर्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 भले आप छोड़ सकते हैं, 18 भी छोड़ सकते हैं, पर 19 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 20 और 21 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 32 अच्छे से पढ़ लेना। ये कॉमन फंडामेंटल राइट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी सिर्फ एक बार आप ओवरव्यू देख लेना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट के ऊपर फोर्स नहीं होते, सजेस्टिव मैनर में होते हैं। ठीक है, स्टेट को एडवाइस दी गई कि आप ये काम करना चाहिए स्टेट को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा। मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय का मूल और सलाहकार क्षेत्राधिकार बताना है। मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4, और भारत में नागरिकता की अवधारणा 4। इनमें से कोई 2 लिखना है बेटा। आपको मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अगर आप ये अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं तो आपका 100% पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो बेटा। मेरा खुद लॉ में पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने DAV से ही अपना LLB किया है कंप्लीट, मेरा मास्टर्स भी LLM किया हुआ है कंप्लीट, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है गाइस, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। हम उसके बाद आपसे बात करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है इंदौर की पाठशाला।